अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग और कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ लिया था। और हमारी जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रही थी। अगर आपने ये, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे सबसे पहले क्या करना होता है। आपने जैम्प ऑन करनी होती है। जैम्प में जो इसको स्टार्ट करके फिर आपने यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश जो आपके फोल्डर का नाम है, हमारे फोल्डर का नाम था PHP क्लास, और साथ आगे जो इसकी फाइल है उसका नाम लिखना होता है। तो हमारा वो जो पेज है वो ओपन हो जाता है। और कोड में हमारे पास ये कोड इसका ये था, इंडेक्स के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने इसको कैसे एक कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट के अंदर सेम हम वेरिएबल की तरह वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि PHP ऑपरेटर्स क्या चीज़ होते हैं। तो PHP ऑपरेटर वो काफ़ी तरह के होते हैं। सबसे पहले जो मैथमेटिकल ऑपरेटर आते हैं जिसमें प्लस माइनस होती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक BR इको करवा लेते हैं, ऊपर से इको कॉपी कर लेते हैं ये वाला। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारे ये ऊपर वाले से अलग हो जाए। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं, डॉलर। कुछ कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। मैं इसको X1 नाम रख लेता हूँ क्योंकि ऊपर भी काफ़ी X के नाम से वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए हैं। इसमें हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू है, इंट वैल्यू है, मतलब कि नंबर की शक्ल में है, और वो 10 है। और इसी तरीके से हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, $Y1। और इसमें भी हम वैल्यू वैल्यू रख लेते हैं 5 की। और इन दोनों को अब प्लस करना है, तो ये जो बीच में प्लस हम यूज करेंगे इसको बोलते हैं इस इन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। इनको हम इको करवा लेते हैं। इको यहाँ पर हम $X1 प्लस $Y1। ये X1 और Y1 मैंने अपनी मर्जी से नाम रखे हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये जो बीच में मैंने प्लस लगाया है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। और ये काफ़ी सारे तरह के होते हैं, माइनस के भी होते हैं, माइनस लगा दें अगर तो। और इसमें ये डिवीजन के होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। तो इसको हम चला कर देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे आ रहा है। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे और ये देखें, ये 15 आ गया है हमारे पास। उसका जवाब इसको प्लस होकर 10 है, और ये नीचे 5 है तो प्लस होकर 15 हो गया। अगर इसी को मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, ये वाली माइनस लगा दूं, तो फिर अभी ये इसको माइनस करके दे देगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये माइनस में आ जाएगा ऑपरेटर। अब ये देखें 5 आ गया इसका जवाब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऊपर 10 है और उसमें से 5 माइनस किया। X1 10 है और Y1 हमारे पास 5 है, तो माइनस करने से ये हमारे पास आ जाएगा 5 जवाब। तो अब दूसरा जो है डिवीजन वाला, आप मैथ मैथ में वो डिवीजन की जो अलामत है वो ऊपर और नीचे एक लाइन के नुक्ता लगा हुआ होता है, डॉट लगा हुआ होता है, तो वो वाली इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये वाली फॉरवर्ड स्लैश जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अब ये इसको डिवाइड करके दे देगी। आपने अक्सर कैलकुलेटर्स में भी देखा होगा कि वो इस तरह की, अक्सर कैलकुलेटर्स में इस तरह की वो स्लैश है, जब हम लिखते हैं तो वो स्लैश लगती है। तो क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में वो अलामत यूज नहीं होती, बल्कि ये वाली स्लैश की अलामत इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे, आप इसका जवाब 2 आया है, उसने इसको डिवाइड करके दे दिया है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई के लिए वो क्रॉस की अलामत आमतौर पर हम यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में स्टार हम लगाते हैं। स्टेरिश की अलामत होती है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका जवाब देगी अब 55, और मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 50 इसका जवाब आ जाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, बस एक दफा आप गो थ्रू कर लें तो ये आपको याद रह जाएंगी। उसके बाद पावर लेनी हो तो हम डबल यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, डबल स्टार लगा देते हैं। तो अब ये 10 की पावर 5, यानी कि 10 के साथ 5 जीरो लगी हुई होंगी।
10 की किसी भी चीज का पावर का मतलब होता है कि उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर 5 का मतलब है कि आप 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 5 के साथ 10 के साथ कितनी जीरो लगी हुई होंगी? 5 जीरोज लगी हुई हमारे पास होंगी। ये देखें, ये 10 के साथ 5 जीरो लगी हुई है, जिसकी पावर उसने लेकर हमें बता दी है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस डिवाइड करता है ये फर्स्ट एलिमेंट को, ये परसेंटेज है जिसको हम कहते हैं आमतौर पर। ये प्रोग्रामिंग की टर्म में इसको मॉडुलस बोलते हैं। स्पेस बीच में मैं डाल देता हूँ ताकि क्लियरली नजर आए। और ये मॉडुलस क्या करता है? पहले वाली जो हमारी रकम है इसको ये डिवाइड करता है, जो हमारी ये सेकंड वाली वैल्यू है इस पर। तो 10 को ये 5 पर डिवाइड करेगा तो कितना जवाब बाकी क्या बचेगा? जीरो बचेगा। तो ये बाकी जो बचता है उसकी वैल्यू हमें ये देता है। तो इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसकी जवाब जो है वो जीरो आना चाहिए। ये देखें जीरो आया है। अब इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। वैल्यू चेंज करने से हम इसकी वैल्यू कर देते हैं, लेट्स सपोज हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 15 एक्स की, और इसकी वैल्यू में कर देता हूँ लेट्स सपोज 4, इसकी वैल्यू 4। तो अब 15 को 4 पर अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 जार होता है 12। 12 तक जाएगा और बाकी क्या बचेगा? 15 में से 12 तक गया है, 4 3 जार 12, और बाकी क्या बचेगा? 3। तो ये बाकी हमारे पास है 3, इसका जवाब आएगा। क्योंकि इसने मॉडुलस ने क्या करना होता है, जो बाकी रिमाइंडर होता है उसको ये हमारी वैल्यू में प्रिंट करवाता है, रिटर्न में वो देता है। जो रिमाइंडर होता है उसको ये हमें रिटर्न करके देता है। अब इसको ये देखें, बाकी जो इसका बचा है 3 बचा है, तो जवाब में वो 3 आया है। तो ये मॉडुलस का ऑपरेटर होता है। और इसके साथ और भी काफ़ी तरह से हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर होते हैं। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर जिनको बोलते हैं, ये होते हैं। इसके बाद होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम बार बार यूज करते आ रहे हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू हम एक साइड की वैल्यू दूसरी साइड को दे दें। तो ये बाय रूल ये होता है कि हम जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको दे रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ये इक्वल का होता है। मतलब कि ये इक्वलिटी ये नहीं होता कि x1 15 के बराबर है, ऐसे नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये जो 15 है वो इस x1 के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं कोई इस y1 की जगह मैं यहाँ पर x1 लिख दूं तो मैं ये कहूंगा कि x1 की जो वैल्यू है जो कि 15 है वो इस y1 में स्टोर हो रही है। तो ये असाइनमेंट वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इक्वलिटी इसको बोलते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद एक और चीज होती है, उसको हम कनकेटिनेशन बोलते हैं। और वो आमतौर पर स्ट्रिंग्स को, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। कनकेटिनेटिंग ऑपरेटर उसको बोलते हैं। कनकेटिनेशन करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास है इसी x1 के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, हेलो। और y1 के अंदर मैं लिख देता हूँ वर्ड, हेलो वर्ड। तो अब मैं इनको, इस स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, कनकेटिनेट करना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के दरमियान क्या लगा दूंगा? डॉट लगा दूंगा। तो ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला देता है। तो अब हम इसको अगर रिफ्रेश करें हमारे पेज को, तो यहाँ पर हेलो वर्ड आपस में मिला हुआ लिखा हुआ है, ये देखें हेलो वर्ड। हम इसमें स्पेस भी डाल सकते हैं। अब स्पेस कैसे डालेंगे वो हम यहाँ पर इस हेलो के बाद ऐसे करके एक स्पेस डाल सकते हैं, ये जो मैंने स्पेस क्रिएट की है। या फिर इस वर्ड से पहले हम एक स्पेस डाल सकते हैं जिससे दोनों में स्पेसेस आ जाएंगी। यहाँ पर ये देखें, इसको मैं अब
रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हेलो वर्ल्ड में स्पेसेस आ गई हैं। तो ये स्ट्रिंग को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। डाट इसको बोलते हैं, कंकेटिनेशन करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाता है। आप दो तीन चार जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में जोड़कर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन में हमने ये दो वैल्यूज को आपस में मुआवजा करना होता है कि क्या ये दो वैल्यूज आपस में बराबर हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको दोबारा से वही इंटीजर ही कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको मैं कर देता हूँ 5। और यहाँ पर मैं इनको अब चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं कहता हूँ $x1 कैपिटल में नहीं स्मॉल में, $x1 इज इक्वल टू ये जो डबल इक्वल है इसको हम मैथ वाली इज इक्वल टू कह सकते हैं। जो मैथ के अंदर सिंगल इक्वल होती है वो प्रोग्रामिंग में उसका काम ये डबल इक्वल करती है कि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों साइडें बराबर हों तो हमारा जो जवाब है वो ये बताता है कि ट्रू है। इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, ओके है, ट्रू है। अगर दोनों साइडें बराबर ना हो तो फिर ये हमें बताता है कि आपका जो जवाब है वो फॉल्स है। तो अब मैं इसको इक्वल करवाता हूँ, x1 इज डबल इक्वल टू y1। ये असाइनमेंट अगर सिंगल इक्वल लगा देंगे तो वो असाइनमेंट बन जाएगी, वो y1 की वैल्यू x1 के अंदर डाल देगा। लेकिन डबल इक्वल लगाएंगे तो फिर वो चेक करेगा, वो मुवाजना करेगा, वो कंपैरिजन करेगा दोनों का आपस में। और अगर दोनों इक्वल हों तो फिर वो ट्रू देगा, और अगर दोनों इक्वल ना हो तो फिर वो हमें फॉल्स देगा। तो अब हम अपने पेज को रीलोड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड की जगह क्या लिखा था। ये देखें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि इसका जो जवाब है वो उसने क्या किया है, फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पर उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। एक और तरीका हम चेक कर सकते हैं, शायद इस तरीके से ये हमें आंसर दे दे इसका, ये वाला। अ, इसको हम करवा कर देख लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, नो आंसर। अच्छा हम अब इसको दोनों को बराबर करके देख लेते हैं कि अब ये हमें जवाब इको में सही दे रहा है या नहीं दे रहा। इसका दूसरा तरीका ये होगा कि हम अभी जो कंडीशंस हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये देखें जवाब उसने 1 दे दिया है। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। प्रोग्रामिंग में ये आप याद रख लें, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो फॉल्स में ये नल वैल्यू दे रहा था, मतलब कि कुछ भी नहीं दे रहा था, उसको नल वैल्यू भी बोलते हैं। दोनों साइडें अगर बराबर ना हो तो वो कोई भी चीज हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा था, तो उसको नल वैल्यू बोलते हैं। तो ये आगे इफ कंडीशंस में हम यही सारे कम ऑपरेटर जो है ना वो यूज करते हैं। इस तरीके से हम इको नहीं करवाते होते, बल्कि आगे इसको हम अपनी कंडीशंस में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशंस, तो उसमें हम इनको अच्छे तरीके से यूज करके भी देखेंगे। तो ये डबल इक्वल, अगर दोनों साइडें बराबर हों तो फिर ये क्या करता है, उसका जवाब हमें देता है कि 1 है, मतलब कि ट्रू है, ओके है। अगर दोनों साइडें बराबर ना हो तो ये जवाब हमें नल भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, फॉल्स भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सब का एक ही मतलब होता है, अगर कोई कुछ भी जवाब नहीं आया तो उसका मतलब भी फॉल्स है। FALS फॉल्स आपको कहीं किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने किसी और में प्रैक्टिस की है तो वहाँ फॉल्स उसने दिया है, तो उसका मतलब भी वही है। और अगर नल दिया है तो वो भी ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इसका मतलब गलत ही होता है कि दोनों साइडें आपस में बराबर नहीं है। इसको हम आमतौर पर सबको फॉल्स वैल्यूज कंसीडर करते हैं। अब ये डबल इक्वल है। जो दूसरी वैल्यू है वो है ट्रिपल इक्वल। अभी ये एक आपको मैं चीज दिखाता हूँ, ये इसके गिर्द मैं ये लगा देता हूँ कोट। अब क्या है कि ये इंटीजर है और ये है हमारे पास स्ट्रिंग। लेकिन अभी इसका जवाब देखिएगा, जवाब इसका फिर भी ये कहेगा कि हाँ जी ये बराबर हैं, और इसका जवाब ये 1 ही देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ये देखें इसको रिफ्रेश किया फिर भी इसका जवाब वो 1 ही आया, क्योंकि दोनों वैसे तो इक्वल ही हैं, बेशक एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यूज दोनों की इक्वल हैं। अब डबल इक्वल क्या करता है, सिर्फ इनकी वैल्यूज देखता है कि
इसकी वैल्यूज जो है ना वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। अगर हम यहाँ पर लगा दें ट्रिपल इक्वल, तो वो क्या करेगा, ट्रिपल इक्वल इसकी टाइप भी देखेगा। ये देखें यहाँ पर मैंने ट्रिपल इक्वल लगाया है। वो क्या करेगा, वो इसकी वैल्यू तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो इसकी टाइप भी देखेगा। वो चेक करेगा क्या दोनों की टाइप, एक की टाइप इंटीजर है दूसरी स्ट्रिंग है, तो ये टाइप भी चेक करेगा कि क्या ये दोनों भी बराबर हैं। अगर टाइप भी ठीक हो, मतलब कि दोनों सेम टू सेम एक जैसे हों, तो फिर ये ट्रिपल इक्वल की जो जवाब है वो ट्रू तब आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं अपने कोड को। ये देखें रिफ्रेश किया और उसने अब कोई जवाब नहीं दिया, नल वैल्यू दी है, मतलब कि वो फॉल्स है। अब मैं अगर इसके गिर्द भी कोट लगा दूं, तो अब इसका जवाब क्या आना चाहिए, अब इसका जवाब वो वन देगा, क्योंकि अब ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल ए टू जी एक जैसे हैं। मतलब कि इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी 10 है, और इसकी भी टाइप भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी 10 है। तो इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब इसका जवाब देखिएगा। ये देखें अब इसका जवाब वन आया है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, और ये काफ़ी जगह आप यूज़ कर लेते हैं। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में आप अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि डबल इक्वल क्या करता है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेक करता है। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, उसकी टाइप भी देखता है कि दोनों की टाइप भी क्या सेम है, बिल्कुल क्या एक जैसे हैं। अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो फिर उसका जवाब देता है, अदरवाइज नहीं देता है। तो इसको मैं दोबारा से अपनी प्रीवियस वैल्यूज में लेकर आ जाता हूँ, 5 और इसको इंटीजर में 10। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये लेस देन। ये क्या करता है, अगर x की वैल्यू y से छोटी हो, लेस हो, ये वाली अलामत है लेस देन की, तो फिर इसका जवाब ये ट्रू देता है, मतलब वन देता है, ये ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है या नल देता है। फॉल्स नल जीरो ये एक ही चीज है। ये आपको आगे नेक्स्ट इफ कंडीशंस जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको इस चीज का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ये देखें उसने जीरो नल वैल्यू दी है, क्योंकि इसका जो जवाब है वो, इसका जवाब बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये x1 की वैल्यू है 10 और y1 की वैल्यू है 5। तो हम कह रहे हैं कि क्या x1 y1 से छोटा है, क्या ये 10 इस 5 से छोटा है, नहीं, ये तो छोटा नहीं है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स है। और दूसरा हमारे पास है ग्रेटर देन। अब यहाँ पर अगर हम ग्रेटर देन की लगा दें, तो अब क्या x की वैल्यू x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू से बड़ी है। हाँ जी, x1 की वैल्यू है 10, y1 की वैल्यू है 5, जो कि बड़ी है, ट्रू है इसका जवाब। तो अब इसको चेक करते हैं कि हमारा ये जवाब इको में क्या देता है, वन आना चाहिए। ये देखें, इसको हम रिफ्रेश किया और ये देखें अब इसका जवाब वन आया, क्योंकि वो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई थी। कंडीशन, अभी ये देखें मैंने एक वर्ड यूज किया कंडीशन, तो ये नेक्स्ट हम कंडीशंस ही हमने पढ़नी है नेक्स्ट लेक्चर में, और वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग। आपके स्टार्ट ही यहाँ से होती है कंडीशंस से, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। अच्छा, इसके साथ और कौन से ऑपरेटर होते हैं, और भी काफी सारे ऑपरेटर हैं हमारे पास कंपैरिजन में ही। नॉट इक्वल का ऑपरेटर है हमारे पास, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाइफन, जो एक्स साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है वो लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये हाइफन और यहाँ पर इक्वल टू। अब इसका मतलब है ये चेक करेगा क्या x1 y1 के नॉट इक्वल है, ये इनके बराबर नहीं है, क्या x1 y1 के बराबर नहीं है। हाँ जी, ये बात सही कह रहा है, x1 y1 के बराबर नहीं है, x1 ने 10 y1 ने 5, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, इसका जवाब वन आना चाहिए, क्योंकि ये सही कह रहा है x1 y1 के बराबर नहीं है, ट्रू है इसका जवाब, तो वन आना चाहिए हमारे पास। इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से रिफ्रेश किया और ये अभी भी रिफ्रेश हो रहा है। ये देखें, ये रिफ्रेश होने के बाद भी इसका जवाब वो वन ही है, क्योंकि वो हमारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल
सही लगी हुई है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, मैं x की वैल्यू भी 5 कर दूं, x1 की वैल्यू भी 5 कर दूं, और जो हमारा y1 है उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी 5 ही है, तो अब तो ये दोनों बराबर हैं। और अब मैं इनको कह रहा हूँ कि क्या x1 y1 के बराबर नहीं है? ये तो बराबर हैं, और मैं कह रहा हूँ कि क्या x1 y1 के बराबर नहीं है, तो मतलब कि ये मैं गलत कह रहा हूँ। इसका जवाब जो है वो फॉल्स आना चाहिए। इसका जवाब क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो अब हम अपने पेज को रीलोड करके देखते हैं और इसको देखें, इसका कोई जवाब नहीं आएगा, नल आएगा, क्योंकि वो हमारी कंडीशन फॉल्स है। हम दो चीजें बराबर हैं और उनके अंदर हम लगाकर पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर नहीं हैं। वो कहेगा नहीं नहीं वो तो बराबर हैं। तो हमारा जवाब क्या आएगा? फॉल्स आएगा, मतलब कि नल वैल्यू आएगी, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद ये नॉट इक्वल के लिए एक और ऑपरेटर भी हम यूज करते हैं, ये वाला। इसका भी सेम वही काम होता है। और इसकी वैल्यू में अब इसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ये देखें, x1 6 कर दिया है, y1 5 कर दिया है। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या x1 y1 से y1 के बराबर नहीं है? हाँ जी, सही कह रहे हैं हम, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब इसको रिफ्रेश अगर हम करें हमारे पेज को, तो ये इसका जवाब 1 आना चाहिए। ये देखें, रिफ्रेश किया और इसका जवाब क्या आया है? 1 आया है। तो ये भी नॉट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास और कौन से ऑपरेटर होते हैं? इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के होते हैं। मतलब कि पहले हमने ये लेस देन का देखा, ये वाला सिर्फ कि क्या x1 वो y1 के बराबर, y1 से समान है। इस सूरत में ये क्या है? फॉल्स है। अब मैं इसको 5 कर दें, तो अब मैं पूछता हूँ क्या x1 y1 से छोटा है? नहीं, छोटा तो नहीं है। तो अब इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा फॉल्स, मतलब कि कोई जवाब नहीं आएगा, नल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं साथ ये लगा दूं, इज इक्वल टू लगा दूं, तो ये दोनों को चेक करेगा। ये पहले पूछेगा कि क्या x1 y1 के बराबर है। अगर बराबर है फिर भी उसका जवाब ये दे देगा, और अगर छोटा है तो फिर भी जवाब दे देगा। मतलब कि दोनों वैल्यूज हमें ये चेक करके देगा। बराबर हो तो फिर भी जवाब ट्रू देगा, और अगर समान हो तो फिर भी जवाब ट्रू देगा। तो अब इसको रिफ्रेश अगर हम करें, तो ये इसका जवाब 1 आना चाहिए। ये देखें, इसको मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश किया और इसका जवाब 1 आया है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर 5 की बजाय x1 को 4 कर दूं, 4 कर दूं, और अब मैं इससे पूछूं क्या x1 y1 के बराबर है। पहली दफा पूछेगा, वो कहेगा नहीं बराबर तो नहीं है। फिर वो पूछेगा क्या उससे समाल है? हाँ समाल है। तो अब भी इसका जवाब ये ट्रू दे देगा। तो इसको रिफ्रेश करेंगे और आप इसको चेक करें, जवाब फिर दोबारा 1 ही है। तो ये इसको हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर लगाते हैं। ये याद रखना है, उसके आगे नहीं लगाना, यहाँ पर पहले ही लगाना है। ये इसमें बस थोड़ा सा है। ये भी क्या करता है, ये चेक करता है, ग्रेटर को चेक करता है। यहाँ पर पूछता है कि क्या x1 y1 से बड़ा है या बराबर है। तो ना बड़ा है और ना बराबर है, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। और ये देखें, इसका मैंने रीलोड किया और कोई नल वैल्यू आई है, मतलब कि फॉल्स आई है। और अगर मैं इसको 5 कर दूं, अगेन x1 को 5 कर दूं, तो अब ये क्या है? ये पूछेगा क्या x1 y1 के बराबर है या बड़ा है। दोनों में से कोई भी बात हुई तो ये ट्रू कर देगा। अब बड़ा तो नहीं है x1 y1 से, लेकिन बराबर है, तो ये वैल्यू इसकी जवाब जो है वो ट्रू आएगा, मतलब कि 1 आएगा। ये देखें, 1 आया है। और उसके बाद एक और ऑपरेटर होता है, उसको हम स्पेस शिप ऑपरेटर बोलते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। ये क्या करता है भला? ये हमारी चेक करता है वैल्यू को, जो, अच्छा, स्पेस शिप ऑपरेटर लगाते कैसे हैं, ये देखें। ये इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे, और बीच में इक्वालिटी होती है। ये स्पेस शिप ऑपरेटर इसको बोलते हैं। और ये एरर क्यों दे रहा है? इसको एरर नहीं देना चाहिए, बिल्कुल हमने सही ही यूज किया है।
अभी भी दे रहा है। क्या कहता है इसके ऊपर, अगर हम मैं होवर करूं अपना माउस तो ये डिस्प्ले इसको करना चाहिए। ओह अच्छा, कह रहा स्पेसशिप ऑपरेटर इज ओनली अलाउड सिंस PHP 7.0। वो कह रहा है आप PHP 7 से पहले पहले इसको इस्तेमाल करते थे, और जो PHP अब लेटेस्ट वर्जन है उनमें आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर इसको रीड ही नहीं करते हैं, जब हमने अब लेटेस्ट वर्जन हम PHP का पढ़ रहे हैं। अभी देख लेते हैं हमारे पास लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। PHP का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये एडवांस वर्जन ही है। रिसेंटली इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इसको स्टार्ट किया था, और चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन है। PHP लेटेस्ट वर्जन, ये मैंने लिखा गूगल पर, ये बता देगा कि कौन सा वर्जन हमारा चल रहा है। PHP का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। कौन सा चल रहा है। 8, हमारे पास PHP का वर्जन 8 चल रहा है। तो हमारा जो PHP का वर्जन है वो भी 8 ही है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, टर्मिनल में हम आएंगे, यहाँ टर्मिनल में, और यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ PHP-V। तो ये कमांड हमें क्या बताती है, PHP का जो करंट वर्जन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है ये वो बताती है। तो ये देखें जी, PHP का वर्जन हमारे पास 8.1.4 इंस्टॉल्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि PHP 7 में इस्तेमाल होता था स्पेसशिप ऑपरेटर, और उससे पहले वाले वर्जन में इस्तेमाल होता है। जब ये नया लेटेस्ट वर्जन आया तो इन्होंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। तो हमारे लिए पढ़ना फजूल है, जो चीज़ PHP ने रोक दी है तो हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ PHP को ही फॉलो करना। हम PHP सीख रहे हैं तो हमने उसकी लेटेस्ट चीज़ों को ही फॉलो करना है। अगर वो कोई चीज़ इग्नोर कर रही है तो हमें भी उसको दिल खोल कर इग्नोर करने की आदत डालना पड़ेगी। वैसे PHP ऐसा आमतौर पर करता नहीं, वो बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रीवियस में हो और लेटेस्ट में हो उसने वो इग्नोर यूज़ करना वो बंद कर दिया हो, तो छोड़ देते हैं हम भी। ये वैसे था भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बच्चों को ये समझ थोड़ी सी मुश्किल से आती है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई इसको अगर सर्च करना चाहे कि ये क्या चीज़ थी तो वो गूगल से इसको इजीली, W3 स्कूल से ही वो इसको इजीली फाइंड आउट करके वहां से देख सकता है कि स्पेसशिप ऑपरेटर क्या था। और अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये, अगर कोई आपसे फर्क पूछे कि PHP 8 जो लेटेस्ट है और PHP 7 में क्या डिफरेंस आपको पता है, तो आपको एक डिफरेंट तो एटलीस्ट मैंने अब आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि स्पेसशिप ऑपरेटर जो है वो PHP 7 और उससे कम वाले में इस्तेमाल होता था, और 8 वाले में हमने प्रैक्टिकली देख लिया है कि वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये थे जी कंपैरिजन ऑपरेटर, हम वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं ये उसमें इस्तेमाल होनी है, और कंडीशंस ही हमारी प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बुनियाद है। वहीं से हमारी ये PHP, समझ लें कि हमारी जो जो हम जिसका PHP कहते हैं, जिसका प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो वहाँ से ही स्टार्ट होती है, कंडीशन से ही। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहें, और ये जितना हमने यहाँ तक पढ़ लिया इसकी प्रैक्टिस करें, और इसको W3 स्कूल से भी रिवाइज करें। मैंने स्टार्ट में किया था तो वीडियो लेक्चर्स देखकर उसकी प्रैक्टिस करके मैं क्या करता था, मैं उसको W3 स्कूल से भी एक नज़र रिवाइज कर लेता। वहां से बंदा फास्टली रिवाइज कर लेता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये इसमें ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वो हम इजीली वहां से उसको कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो आप भी यही प्रैक्टिस रखें कि अब आप कोई टॉपिक आपने कवर किए हैं, वीडियो में देखे हैं, तो उसको आप W3 स्कूल से, या हमारी ये वेबसाइट बन जाएगी E2Earn वाली, वहाँ पर भी आप काफ़ी डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन किया करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। तो वहाँ से भी आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। फिलहाल अभी क्योंकि हमारी वो रेडी नहीं हुई है वेबसाइट, तो आप इसको W3 स्कूल से ही फॉलो करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये आपकी ऑनलाइन बुक है,
तो इसके बाद हम अपना ये आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।